नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज और इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीधा रुख करेंगे लखनऊ की खबर का, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रही। दूसरे चरण में भी परिवारवाद से दूर रहेगी भारतीय जनता पार्टी। कल शाम सीएम आवास पर हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। तो कल शाम को सीएम आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक हुई है और बैठक में तैयार किया गया पूरा उम्मीदवारों का ये पूरा पैनल, जिसके बाद में आज दिल्ली में रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री। आज वीरेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। महामंत्री संगठन बीएल संतोष से भी मिलेंगे प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री। दिल्ली में मंथन के बाद प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाएगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे निकाय चुनाव को लेकर। दूसरे चरण में परिवारवाद से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दूर रहने की तैयारी इस वक्त कर रही है और जल्दी ही जो प्रत्याशियों की सूची है वो जारी की जाएगी बीजेपी की तरफ से। दूसरे चरण को लेकर के कल ये बैठक भी की गई और बैठक में उम्मीदवारों का पूरा पैनल तैयार किया गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्कंदिता मिश्रा इस वक्त जुड़ गए। स्कंदिता, क्या कुछ ताजा अपडेट्स है आपके पास में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण के प्रत्याशियों का जो सूची है उसको तैयार करने के लिए जो एक रॉ ब्यौरा होता है वो तैयार कर लिया गया है। कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के नाम जो है वो लगभग तय हो गए हैं और अब उनके नामों को दिल्ली के बाद दिल्ली जाया जाएगा। वहाँ पर विचार विमर्श करने के बाद में ऑफिशियल सूची रिलीज़ की जाएगी। आपको बता दें, जो तमाम प्रत्याशी हैं उनको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण में भी उसी पैटर्न पर काम कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है किसी भी मंत्री, विधायक, किसी भी सांसद के जो रिश्तेदार हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा और उसको लेकर कोई भी दबाव भी ना बनाए। और ख़ास बात ये देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि योगी जी खुद जो है वो संबोधन के जरिए जो है जितने भी उनके नाराज़ प्रत्याशी हैं, जो नाराज़ कार्यकर्ता हैं, उनको बना रहे हैं, उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं और एक जो है नींव तैयार कर रहे हैं 2024 को लेकर। आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जो है दिल्ली रवाना होंगे, दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाने के बाद वो तमाम जो नाम हैं उनके नामों पर जो है फाइनल मोहर लगेगी, जो दूसरे चरण के प्रत्याशियों के तौर पर उतारे जाएंगे मैदान में। आपको बता दें, आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जो है दोनों जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद दिल्ली जाके पूरा विचार विमर्श करने के बाद में जो आखिरी मोहर होगी प्रत्याशियों के नाम पर वो लग जाएगी और उसके बाद जल्द ही अब जो है प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा कि कौन किस वार्ड से और कहाँ से मेयर से कौन प्रत्याशी जो है उस पर वो मैदान में उतरेगा। क्योंकि अगर बाकी पार्टियों की बात देखी जाए, जैसे विपक्ष की बात की जाए, सपा की, बसपा की, कांग्रेस की, तो इन सभी पार्टियों की तरफ से तमाम जो है प्रत्याशी जो है वो बागी हो गए हैं, जिनको टिकट नहीं मिला वो नाराज़ हो गए हैं और दूसरी पार्टियों में जाकर शामिल हो गए हैं। ऐसा अभी तक बीजेपी की तरफ से इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। बीजेपी की कुछ सीटों पे ऐसा ज़रूर हुआ है, लेकिन वहीं अगर सपा की बात की जाए तो सपा की तरफ से कई ज़्यादा प्रत्याशी जो है उनके बागी हो गए हैं और कांग्रेस में 25 प्रत्याशी करीब ऐसे हैं जो बागी हो गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने नाराज़ प्रत्याशियों को भी संभालते हुए आगे बढ़ रही है और अपना जो बेस है उसको मजबूत कर रही है। और जैसे कि उन्होंने पहले ही कहा था कि किसी रिश्तेदार को, किसी मंत्री के रिश्तेदारों को वो नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो पार्षद है, अध्यक्ष है, इस पोस्ट पर हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी बहू बेटियों पर जो है उनको टिकट दिया जा सकता है। तो ऐसे में तमाम कुछ महिलाएं भी हैं जो बीजेपी की तरफ से नाराज है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लंबी लाइन है प्रत्याशियों की। अब देखना होगा कि कौन वो जिताऊ प्रत्याशी होंगे जिनके नाम पर आखिरी मोहर लगेगी, क्योंकि तमाम जो नाम हैं वो तैयार कर लिए गए हैं। अब आखिरी मोहर लगने के लिए आज प्रदेश अध्यक्ष वहां जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं और उसके बाद में एक जो ऑफिशियल सूची है उसको रिलीज कर दिया जाएगा कि दूसरे चरण में कौन कौन से जिताऊ प्रत्याशी जो होंगे उनके नाम पर मोहर लगेगी और उन्हीं को मैदान में उतारा जाएगा। इसको अगर देखा जाए तो क्या आज उम्मीद की जाए कि उम्मीदवारों की सूची का ऐलान आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया जाएगा?
देखिए आज और कल शाम तक उम्मीद लगाए कयास लगाए जा रहे हैं कि कल शाम तक जो है कि ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर विपक्ष की बात की जाए तो सपा की तरफ से जितने भी दूसरे चरण के प्रत्याशी हैं महापौर के, उनका ऐलान कर दिया गया है। उनके पार्षदों की भी सूची जो है वो रिलीज कर दी गई है। वहीं जी। कांग्रेस जो है वो अभी विमर्श कर रही है, बसपा भी जो है अभी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है कि वो कब ऐलान करेंगे, तो कल शाम तक कयास लगाए जा रहे हैं कि आज जब वो दिल्ली जाएंगे, मिलेंगे जेपी नड्डा से, वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद में विचार जो आखिरी सूची होगी उसको लेकर शायद कल शाम तक जो है ऐलान कर सकती है भारतीय जनता पार्टी अपने दूसरे चरण के सभी प्रत्याशियों का, चाहे वो महापौर पद के प्रत्याशी हो या वो पार्षद हो या नगर पालिका जी। अध्यक्ष के जो भी नाम होंगे उन सबके ऐलान किए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका मतलब आप लगातार बने रहिए, आगे और भी खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। और इसी के साथ चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की 24वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आपको बता दें कि आज से शुरू होगा 24वीं नेशनल कॉन्फ्रेंसिंग का ये पूरा कार्यक्रम, और कॉन्फ्रेंस में देश भर के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष इसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। वहीं यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों ने भी सीएम योगी से मुलाकात की है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं इस मुलाकात की। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। शुक्रवार को सभी सदस्यों ने सीएम आवास पर रात्रि भोज भी किया और सभी अध्यक्षों और सदस्यों को ऐतिहासिक भोज कराया जाएगा। आपको बता दें कि स्थलों का भ्रमण कॉन्फ्रेंस की समाप्ति के बाद 23 अप्रैल को अयोध्या और वाराणसी भी जाएंगे। लखनऊ के सिग्नेचर बिल्डिंग में भी कार्यक्रम रखा गया है। अधिक जानकारी के साथ स्कंदता हमारे साथ जुड़ी हुई। स्कंदता, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए राज्य सेवा आयोग की तरफ से जो उनकी 24वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होने वाली है। 23 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। आपको बता दें राज्य सेवा आयोग के जितने भी सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन सब ने कल सीएम योगी से मुलाकात की है। इसके अलावा यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, जो वहाँ के सदस्य हैं यूपीएससी के, उन्होंने भी सीएम से कल आवास की है, मुलाकात की है सीएम आवास पर जाकर। आपको बता दें रात्रि भोज भी उन्होंने वहाँ पर सीएम आवास में किया है सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में, और 3 दिन का ये कार्यक्रम चलने वाला है। आपको बता दें आज से शुरू होगा और लखनऊ के जो गोमती नगर में सिग्नेचर बिल्डिंग है वहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। 24वीं जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है राज्य लोक सेवा आयोग की, जिसमें तमाम लोग शिरकत करने वाले हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो तमाम पदाधिकारी हैं, महामंत्री वगैरह लोग हैं, वो सब भी शिरकत करेंगे। उसके अलावा जो तमाम यूपीएससी के अध्यक्ष, सांसद, सदस्य और क्या कहते हैं जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, अध्यक्ष है, वो सब भी वहाँ पर शिरकत करेंगे, जो पहले से मतलब लखनऊ में मौजूद हैं। कल उन्होंने सीएम के साथ में जो है रात्रि भोज भी किया है और सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की समाप्ति हो जाएगी उसके बाद में जितने भी राज्य सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनको जो है भ्रमण कराया जाएगा उत्तर प्रदेश में। उनको लेके जाएंगे, वाराणसी लेकर जाएंगे, उनको अयोध्या का भ्रमण कराएंगे और जो तमाम ऐतिहासिक स्थल हैं वो सब उनको दिखाएंगे। तो उसको लेकर भी सीएम योगी उसके लेकर भी साफ ऐलान किया हुआ है। और लखनऊ के सिग्नेचर बिल्डिंग में ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें तमाम जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर उनको ले जाया जाएगा और उन सबको का जो मतलब भ्रमण है वो सब कराया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए स्कंदिता। और इसके साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर माफिया ब्रदर्स की हत्या के मामले में, अतीक अशरफ हत्या मामले में अब अलकायदा की एंट्री देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कुख्यात आतंकी संगठन ने बदला लेने की धमकी इस वक्त दी है। अलकायदा ने बदला लेने की ये धमकी दी है। आतंकवादी संगठन अलकायदा ने की तरफ से ये धमकी दी गई, हत्या का बदला लिया जाएगा। आतंकी संगठन ने 7 पन्नों की मैगजीन जारी की है और इस मैगजीन में अतीक अशरफ की मौत का बदला लेने का जिक्र किया गया है। धमकी के बाद यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर है और जांच एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय एंगल से भी जांच कर रही हैं। 15 अप्रैल को अतीक अशरफ की हत्या हुई थी, जिसका बदला लेने की बात इस वक्त आतंकी की तरफ से की जा रही है। अगली खबर है मऊ से, जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी की नामिया फरार पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। अफशा पर आरोप है कि मुख्तार अंसारी के जेल जाने के बाद उसके साम्राज्य को अफशा ही चलाती रही है। बता दें कि अफशा पर 75,000 रुपए का इनाम भी घोषित है।
इंटरस्टेट 191 गिरोह के सरगना बाहुबली मुख्तार अंसारी हैं, जो 2005 से ही जेल में बंद हैं। जेल में बंद होने के बाद भी मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य को उनकी पत्नी आफशा अंसारी ही ऑपरेट कर रही हैं, जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, जो कि देश से सटी सीमाओं पर ये लुकआउट नोटिस भेज दिया गया है, जिससे ये देश से बाहर न जा सके। मुख्तार अंसारी की पत्नी है, जो इंटरस्टेट 191 के गैंग सरगना है, आपराधिक माफिया हैं, जो 2005 से जेल में हैं। ये मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले हैं लोग, मोहम्मदाबाद के जी। वो जेल में है तो उनके आर्थिक साम्राज्य को और उनकी गतिविधियों को उनकी पत्नी द्वारा संचालित किया जा रहा है। उसी क्रम में इनके द्वारा 2 फर्में बनाई गई, एक गाजीपुर में और एक यहाँ विकास कंस्ट्रक्शंस के नाम। विकास कंस्ट्रक्शंस के नाम जो ज़मीन ली गई उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है यहाँ रहनी में। उसमें अनुसूचित जाति के लोगों की ज़मीन बिना नियम कानून के उसको ग्रैब किया गया, उसको ले लिया गया सारी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब अयोध्या की, जहां पर गोरखपुर लखनऊ हाईवे पर भीषण हादसा हो गया है। ट्रक और बस के बीच में ये जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बस में कई लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। इस हादसे के वक्त बस में 47 लोग सवार थे। अयोध्या में सड़क हादसे को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान ले लिया है। सीएम ने राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने सड़क हादसे में दुख भी व्यक्त किया, साथ ही मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। दुर्घटना में घायलों का समुचित उपचार कराया जाए, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का। सीधे तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर है जौनपुर से, जहां पर न्यूज 1 इंडिया की खबर का जोरदार असर देखने को मिला है। न्यूज 1 इंडिया की खबर का डिप्टी सीएम ने खुद संज्ञान ले लिया है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने न्यूज 1 इंडिया की खबर का संज्ञान लिया और कार्रवाई की। डिप्टी सीएम ने जौनपुर के चिकित्सा अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है। डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप है। अवैध वसूली और दवाओं की कालाबाजारी की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके बाद न्यूज 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब ये कार्रवाई की गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है उसे, और बीजेपी सरकार सुशासन का अमृतकाल है, ऐसा कह रहे हैं ब्रजेश पाठक। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार अपराध के लिए कोई स्थान नहीं है। अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां पर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। डंपर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। बाइक सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद डंपर चालक फरार हो गया। सिकंदराबाद से गाजियाबाद जा रहे थे बाइक सवार। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में यह भीषण हादसा हुआ है। हम जा रहे थे, अपनी साइड पे ही जा रहे थे, पीछे से पीले कलर का एक डंपर आया, उसने साइड मारी। साइड लगते ही हम लोग गिर गए और मिसेज मेरे उल्टी साइड गिरी, जिससे कि वो पहिया चढ़ गया। अच्छा, तो डंपर और डंपर वाला भाग गया। तो पुलिस ने अभी कोई पकड़ा नहीं पकड़ा है? अभी तक हमें इसकी कोई जानकारी नहीं हुई है। अपनी साइड। और अगली खबर है महोबा से, जहां पर आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी भूपेंद्र साहू ने महिला अस्पताल में फल बांटे हैं। पंडित श्याम बिहारी मिश्रा की पुण्यतिथि पर ये फल बांटे गए। समर्थकों के साथ महिला अस्पताल में धारा 144 की धज्जियां उड़ाई गई। समर्थकों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर भी इस वक्त वायरल हो रहा है। अगली महत्वपूर्ण खबर गाजीपुर से, जहां पर सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के अतीक जी कहने पर यह विवाद भी शांत नहीं हुआ है। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सदर विधायक जय किशन साहू ने मुख्तार को मुख्तार जी कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। साथ में विधायक ने अतीक के पति शाइस्ता और मुख्तार की पत्नी आफसा को क्लीन चिट देते हुए कहा कि दोनों अपराधी नहीं है, बल्कि इनको घसीटा जा रहा है। विधायक यही नहीं रुके, बल्कि आगे कहा कि इसे राजनीति नहीं
तो क्या यज्ञ हवन कहेंगे? दरअसल सदर विधायक कुछ देर पहले प्रेस वार्ता कर समाजवादी पार्टी के चेयरमैन प्रत्याशी दिनेश यादव के चुनाव प्रचार में निकले थे और इसी दौरान ये विवादित बयान दिया। हम लोग समाजवादी लोग मस्जिदों पर हमेशा जाते हैं, आज भी गए हैं। अपनी जो परंपरा है समतामूलक समाज और एक समानता की बात, हम पहले से जाते आज भी गए हैं। आज हम चुनाव मैदान में हमारे प्रत्याशी समाजवादी साइकिल लेकर के श्री दिनेश यादव जी हैं और साथ में हमारे सहयोगी नगर पालिका के जो कई बार चुनाव लड़े हैं आदरणीय शरीफ रायनी जी हैं, सम्मानित। अगली खबर है गाजीपुर से, जहां पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। अवैध असलहा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है पुलिस ने। भारी मात्रा में असलहा बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं, वहीं बने अधबने असलहे भी बरामद किए गए हैं। एक घर के अंदर ये पूरी अवैध असलहा की फैक्ट्री चल रही थी। तो बने हुए और अधभरे असलहों को बरामद किया गया। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक घर के अंदर अवैध असलहा फैक्ट्री चल रही थी और जैसे ही इसकी पुलिस को जानकारी लगी, पुलिस ने वहां पर छापा मारा और बने अधबने असलहों को भी बरामद किया है। तो गाजीपुर की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हमारी स्वैट सर्विलेंस टीम और थाना दुल्लापुर पुलिस द्वारा एक उत्कृष्ट कार्य किया गया था। कल चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से अवैध तमंचे मिले थे। जब उससे गहनता से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वो तमंचे पास के ही एक व्यक्ति से लाता था। इस सूचना पे संयुक्त रूप से हमारी दुल्लापुर पुलिस और स्वैट सर्विलेंस ने जब दबिश दी तो वहाँ की स्थिति कुछ और थी। एक घर में तमंचों का अवैध निर्माण हो रहा था। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां पर नेशनल हाईवे 91 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं पति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हादसे के बाद से डंपर चालक फरार है। सिकंदराबाद से गाजियाबाद की ओर बाइक सवार दंपति जा रहे थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। हम जा रहे थे, अपनी साइड पे ही जा रहे थे, पीछे से पीले कलर का एक डंपर आया, उसने साइड मारी। साइड लगते ही हम लोग गिर गए और मिसेज मेरे उल्टी साइड गिरी, जिससे कि वो पहिया चढ़ गया। अच्छा, तो डंपर और डंपर वाला भाग गया। तो पुलिस ने अभी कोई पकड़ा नहीं पकड़ा है? अभी तक हमें इसकी कोई जानकारी। निकाय चुनाव को लेकर सहारनपुर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी सपा बसपा का ग्रेस अभी सभी पार्टियों ने नए चेहरों पर दांव खेला है, लेकिन किसका दांव कितना सही साबित होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में निकाय चुनाव का शोर है। निकाय चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां गांव, सड़क, शहर से होते हुए राजधानी तक की दौड़ लगा रही हैं। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर राजनीतिक समीकरण बैठाने की कोशिश शुरू कर दी है। तो वहीं अभी भी सपा और आरएलडी आपस में गठजोड़ की संभावना तलाश रही हैं। तो कई पार्टियां अकेले ही मैदान बांटने की कोशिश में लगी हुई हैं। लेकिन पश्चिमी यूपी में सियासी गलियारों में उथल-पुथल मची हुई है। सपा और आरएलडी के बीच सियासी घमासान और कुछ कहानी लिखने को बेताब है। ऐसे में बात अगर सहारनपुर की करें तो सहारनपुर में पहली बार 2017 में मेयर का चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी के संजीव बालिया ने जीत हासिल की थी। मेयर सीट के लिए इस बार बीजेपी ने डॉक्टर अजय सिंह, बीएसपी ने खदीजा मसूद, सपा ने नूर मलिक और कांग्रेस ने प्रदीप वर्मा पर दांव लगाया है। हालांकि इन चारों पार्टियों की ओर से ये सभी नए चेहरे हैं। अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह हैं, जो कि काफी समय से आरएसएस से जुड़े रहे। इसके अलावा डॉक्टर अजय सिंह शहर के जाने माने डॉक्टर, समाज सेवी और साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर अजय पहली बार कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। तो वहीं बीएसपी ने खदीजा मसूद को मेयर के तौर पर अपना प्रत्याशी बनाया है। खदीजा मसूद
इमरान मसूद की समधन होने के साथ साथ पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय काजी रशीद मसूद के बेटे शादान की पत्नी भी हैं। खदीजा मसूद भी इस बार पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। खदीजा मसूद को देखा जाए तो इमरान मसूद ही उन्हें चुनाव लड़वा रहे हैं, क्योंकि इमरान मसूद जहां एक वरिष्ठ नेता हैं, तो वहीं सहारनपुर में उनका कद तमाम नेताओं से अलग हटकर है। क्योंकि सहारनपुर में जब नगर पालिका थी तब इमरान मसूद यहां चेयरमैन भी रहे थे। सपा की बात की जाए तो सपा ने नूर मलिक पर दांव खेला है। नूर मलिक भी शहर के लोगों के लिए नए चेहरे हैं। हालांकि नूर मलिक सहारनपुर देहात से मौजूदा विधायक अंशु मलिक के छोटे भाई हैं। अब चूंकि सहारनपुर नगर निगम का कुछ हिस्सा अंशु मलिक की विधानसभा में भी आता है, जिसका फायदा कहीं न कहीं नूर मलिक को मिलेगा। इसके अलावा कांग्रेस ने मेयर प्रत्याशी के तौर पर अपना भरोसा प्रदीप वर्मा पर जताया है। प्रदीप वर्मा की बात करें तो पढ़े लिखे प्रत्याशी जरूर हैं, मगर पब्लिक में भी एक नया चेहरा है, क्योंकि प्रदीप वर्मा भी पहली बार किसी चुनाव मैदान में उतरे हैं। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप वर्मा को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि एक समय में कांग्रेस का खासा दबदबा हुआ करता था। कुल मिलाकर कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब बात करते हैं जातीय आंकड़ों की, तो दो पार्टियों ने गुर्जर समाज के लोगों को टिकट दिया है, जिसमें बीजेपी के डॉक्टर अजय सिंह और कांग्रेस के प्रदीप वर्मा शामिल हैं। तो वहीं बीएसपी ने जाट प्रत्याशी खदीजा मसूद पर दांव खेला है। तो वहीं सपा ने प्रत्याशी नूर मलिक, जो कि तेली जाति से आते हैं, उनको चुनाव मैदान में खड़ा किया है। सहारनपुर में समीकरण को समझा जाए तो बीजेपी के पास एक धड़ा ऐसा है जो बीजेपी का पर्सनल वोट बैंक है, जिसमें पंजाबी, वैश्य, जैन, ठाकुर, ब्राह्मण, गुर्जर, सैनी समेत कई जातियां शामिल हैं। तो वहीं दूसरी ओर बसपा ने इमरान मसूद की समधन खदीजा मसूद पर दांव खेला है। खदीजा मसूद जहां जाट बिरादरी से हैं, तो वहीं बीएसपी का अपना वोट बैंक भी है, जिसका लाभ बीएसपी प्रत्याशी को मिल सकता है। हालांकि इस बार चुनाव से ठीक पहले इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को बाय बाय बोलकर बसपा में एंट्री की है। मुस्लिम समाज ने इमरान मसूद की एक अच्छी खासी पैठ है। साथ ही नगर निगम में शामिल हुए नए 32 गाँव में ज्यादातर वोट बैंक दलित बाहुल्य है और कहीं न कहीं बीएसपी का पलड़ा भारी करता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीएसपी और बीजेपी दोनों में ही कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि सत्ता पक्ष बीजेपी को अपनी साख बचाने के लिए इन्हीं चोटी का जोड़ लगाना पड़ सकता है। वहीं बीएसपी में अभी हाल ही में एंट्री करने वाले इमरान मसूद को भी अपनी साख के लिए चुनाव जीतना पड़ेगा। हालांकि पिछले चुनाव की बात करें तो पिछला चुनाव जो था उसमें भी मुकाबला बीजेपी और बीएसपी के बीच रहा था, जिसमें महज 1986 वोटों से बीजेपी ने बाजी मारी थी। फिलहाल प्रदेश में गर्मी का माहौल है। गली बाजारों और सत्ता के गलियारों में भी अभी निकाय चुनाव की गर्मी है। निकाय के रण में कौन बाजी मारेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए हमारे साथ।